हाय, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पे। और हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जहां हमने 90 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम 91 से स्टार्ट करेंगे। कल मैंने कॉन्सेप्ट देखा था जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, वो था बाइपेटाइट एंड ट्राइपेटाइट। और मुझे लगा कि वो मुझे एक्सप्लेन भी करना चाहिए क्योंकि वो बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा। बाइपेटाइट में कौन सी बॉडीज़ आती हैं, ट्राइपेटाइट में कौन सी बॉडीज़ आती है, मैंने वो पूरा वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उससे जाके ज़रूर चेक करिए, आपकी बहुत हेल्प मिलेगी। और बिलीव मी, 90 से पहले के जो क्वेश्चन है कुछ जो रिलेटेड है बाइपेटाइट टाइपेटाइट के, वो आपके सॉल्व भी हो जाएंगे और आपको पता भी चल जाएगा इम्पॉर्टेंट क्या है। तो उसके बारे में अब मैं ज़्यादा बात करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, आप जाइए और उसे चेक कर लीजिए ताकि आपकी हेल्प हो सके। अब हम फटाफट क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए फटाफट क्वेश्चन रीड करेंगे, आंसर करेंगे, और जो मुझे कॉन्सेप्ट लगेगा वही पैटर्न फॉलो रहेगा, ठीक है। जो मुझे लगेगा या आपको लगता है कि नहीं इस पर एक वीडियो आनी चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं वो वीडियो भी अपडेट कर दूंगी। चलिए 91 से रीड करती हूँ मैं क्वेश्चन। द डैश इज बाउंड टू होल्ड कंसाइलेशन इन केस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस व्हाइल ही इज नॉट बाउंड टू डू एक सेकेंड बस, हाँ, टू डू in case of non-public utility services. Conciliation officer, board of conciliation, all of the above। क्या आंसर है इसका, आप मुझे फटाफट से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर है कंसाइलेशन ऑफिसर। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। तो जो भी लगेगा कि हाँ मुझे इसका वीडियो होना चाहिए, आपका कमेंट आएगा, मैं उसको ज़रूर, आप टेलीग्राम पे बता सकते हैं, आप मेल पे बता सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो वीडियो बन के आ जाएगी। और हम फटाफट स्पीड से, मैं चाहती हूँ जितने क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपके कवर हो जाए। चलिए 92 सॉरी। बोर्ड ऑफ कंसाइलेशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स, कितने मेंबर्स होते हैं। और ये बहुत बार पूछा गया है, ये एक PYQ और ये बहुत बार पूछा गया है कि कितने मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन एंड 2 और 4 मेंबर, 1 पर्सन, बोथ A and B, नन ऑफ द अबव। क्या आंसर है इसका, आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो सकता है इसका? तो इसका आंसर है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट, डैश इज एन एडहॉक बॉडी। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना कि क्या होता है। आपके लिए मैं एक होमवर्क, काइंड ऑफ होमवर्क दे रही हूँ आपको, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये क्या होता है, ठीक है। चलिए, एडहॉक ट्राइपेटाइट बॉडी, ठीक है, बॉडी हैविंग द पावर ऑफ सिविल कोर्ट क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक डिस्प्यूट, द बोर्ड कैन नॉट इम्पोज एनी अवार्ड, ठीक है। इट कैन टेक एक्शन ओनली व्हेन डिस्प्यूट हैव रिफर्ड टू इट बाय द गवर्नमेंट। तो आंसर क्या हो सकता है? कंसाइलेशन, बोर्ड ऑफ कंसाइलेशन, बोर्ड ऑफ कंसाइलेशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कंसाइलेशन, ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर है हो सकता है इसका? तो इसका आंसर वुड बी नेक्स्ट, ए डैश इज ए फैक्ट फाइंडिंग बॉडी एंड इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एनी रिकमेंडेशन फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो क्या ये कंसाइलेशन है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, बोर्ड ऑफ कंसाइलेशन है, ऑल ऑफ द अबव है? क्या आंसर है इसका बताइए। तो इसका आंसर ही बताऊंगी, मैं ही क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैं ही बताऊंगी, ठीक है। मजाक था, कोई बात नहीं, आप बहुत इंटेलिजेंट है, आपको हेल्प हो जाएगी इस क्वेश्चन से, मैं यही चाहती हूँ। और हाँ, मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, तेज़, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व कराने फटाफट। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ी स्लो पेस में पढ़ाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। मैं स्लो हो जाऊंगी, लेकिन ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। मैं स्पेशली कंसर्न हूँ, सभी के लिए कंसर्न हूँ मैं, लेकिन अभी जो 25 को एग्ज़ाम देने वाले हैं, रियली मैं उनके लिए ज़्यादा कंसर्न हूँ। अभी आप और बच्चों के पास दिसंबर, इस बार मैं कोई भी गलती नहीं करूँगी। इस बार मैं सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराती रहूँगी, साइड बाइड वो सिलेबस अवेलेबल चलता रहेगा, आप कवर करते रहना, और मैं क्वेश्चन सॉल्व कराती रहूँगी, और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा तो वो मैं आपको कवर कराती रहूँगी। चलिए 95 वाला क्वेश्चन रीड करते हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सबमिट रिपोर्ट्स टू द गवर्नमेंट विद इन 6 months, 1 month, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार पूछा गया। तो क्या आंसर हो सकता है आपका? तो इसका आंसर है, इरेज करके कर देती हूँ आपके लिए, 6 months, ठीक है। चलिए, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स, चेयरमैन एंड 2 or 4 member, 1 or more person, both A and B, none of these। क्या आंसर है इसका, मुझे फटाफट से बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B।
चलिए 97, गांधीयन टेक्निक ऑफ रिजॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज कंसाइलेशन। मतलब इसका तो मुझे मतलब ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, जहाँ गांधी जी हैं वहाँ शांति। वाह। चलिए वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, क्या तरीका हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? मैं पॉज ले रही हूँ थोड़ा सा। हाँ, पॉज तो लड़कियाँ लेती हैं। चलिए 97 का क्या आंसर हो सकता है? तो उसका आंसर है बी। चलिए डैश इज ए मीन्स ऑफ securing awards on a conflict issues by reference to a third party in this process in which dispute is submitted to an impartial outsider who makes a decision which is usually binding both the parties. Conciliation, voluntary arbitration, adjudication, कलेक्टिव बार्गेनिंग, क्या आंसर है इसका आपके अकॉर्डिंग हो सकता है? मुझे बताइए फटाफट से। तो 98 का आंसर नंबर बी। Now 99, the type of arbitration include voluntary arbitration, compulsory मतलब इसको तो no need to check any option, डायरेक्ट ही आप 1 गो में मार्क कर सकते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है C। Now 100, चलिए here both parties are willing to go an arbitrator and submit to his decision। ठीक है कि भैया हमको आर्बिट्रेटर के पास जाना है। ठीक है, वॉलेंट्री में होता है, कंपलसरी में, बोथ ए एंड बी में होता है, किस में होता है मुझे फटाफट से बताइए आप। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन। ठीक है, चलो ना 101 पे हम आ चुके हैं। वाह। ठीक है, when one of the parties to an industrial dispute feel aggrieved by an act of the others, it may apply the appropriate government to refer the disputed adjudication machine। I'm sorry, मुझे ये वर्ड बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन हो सकता है, कंपलसरी हो सकता है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। क्या आंसर हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू? मुझे बताइए। तो इसका आंसर है, मतलब आई थिंक आपने भी आंसर सोच लिया होगा, है ना, इंटेलिजेंट स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट, मीन ए मैंडेटरी सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बाय लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल अंडर द आईटी एक्ट और एनी अदर्स करस्पॉन्डिंग स्टेट। चलिए कंसाइलेशन, वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, क्या आंसर है अकॉर्डिंग टू यू? तो इसका आंसर है वही जिसको मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वही। कैनवा, गाइस मेरा कैनवा आज मतलब बहुत परेशान कर रहा है मुझे। 3 टायर सिस्टम ऑफ एडजुडिकेशन आर कंसर्न विद लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल। और मैं साथ ही साथ इससे पहले आंसर बताऊं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये जो है ना, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, इसके सेक्शन बहुत पूछे जाते हैं। तो यू हैव टू कवर द सेक्शन एज वेल। इस सेक्शन को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, इनके सेक्शन ज़रूर एकदम रट लो, मतलब एज ए टीचर मैं बोल रही हूँ, रट लो। ठीक है, इनके सेक्शन आप देख लीजिए। अब आंसर बताइए। अभी तक आपने आंसर सोच भी लिया होगा। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है, मैं मार्क कर दे रही हूँ आपके लिए। चलिए नेक्स्ट, The inability of an employer to provide employment due to shortage of power। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार घूम फिर के पूछ रहा, मतलब ऐसा नहीं पूछेगा कि अभी ये पूछा तो यही पूछ लेगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, घूम फिर के लैंग्वेज चेंज करके पूछता है। चलिए, रॉ मटेरियल एंड ब्रेक डाउन ऑफ अ मशीनरी इज कॉल्ड। मतलब इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाई है, अब अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके चेक करिए। ठीक है, काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। चलिए, रिट्रेचमेंट, लॉकआउट, ले ऑफ। और ये बहुत एनटीए का तो ये मतलब फेवरेट क्वेश्चन है, एनटीए का भी है और पीएससी को भी इससे, मतलब पीएससी एग्जाम है ना, उसको भी इससे मतलब काइंड ऑफ लव है, प्यार है, हमें भी पढ़ाई से प्यारी है। ठीक है, और नेट का तो फेवरेट है ये क्वेश्चन।
ठीक है, तो आप इसको देखिए, इसका आंसर बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान इसका आंसर है। तो ले ऑफ रिसोर्सेज नहीं है तो कंपनी कहाँ से आपको पैसा दे देगी? अगर है और तब नहीं दे रहे तो आप कहोगे भैया हम हड़ताल पे जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम कंप्लेन करेंगे, हम नोटिस भेजेंगे, हम ये कर देंगे। जब वो कह रहे हैं कि भाई पार ही नहीं है, जैसे कोविड में हुआ था, मैं बार बार कोविड का ही एग्जाम्पल लेती हूँ, लेकिन एक बात बताइए, जब रिसोर्सेज नहीं रहे, कोविड में क्या हुआ था, मतलब लॉकडाउन हो गया था, प्रोडक्शन रुक गया था, तो ऑब्वियसली कंपनीज को शट डाउन करना पड़ेगा, भाई ले ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, इसका एक स्पेसिफिक टेन्योर होता है, उसके बाद मान लिया जाता है कि आपका रिट्रेंचमेंट हो चुका है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे ये भी बताना, मैं आपको इस चीज़ से रिलेटेड भी बताऊंगी कि उसका टेन्योर क्या होता है। चलिए नेक्स्ट, लेबर कोड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पर्सन्स, कितने पर्सन होते हैं? चेयरमैन 2 और 4 मेंबर्स, 1 पर्सन ओनली, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। ये अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन से ही रट लीजिए ताकि आपकी मदद हो सके। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 पर्सन ओनली। नेक्स्ट, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बी नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट कंस्टिट्यूट 1 और more for adjudication of ID relating to dispute orders of the employers. Labor Court, Industrial Tribunal, National Tribunal, all of the above। क्या आंसर है अकॉर्डिंग टू यू? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, the state government have been empowered to as many industrial tribunals as it thinks proper for adjudication of the dispute relating to wages, hour of work, rest, interval, हॉलीडे, बोनस एंड प्रॉफिट। अभी मैं बताती हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ट्रिक भी होता है। 107 का ऑप्शन भी दे रही हूँ आपके लिए। लेबर कोड, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर है इसका, आप बता सकते हैं मुझे। तो इसका आंसर है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। ट्रिक क्या है ये, आप ये जाके देखिए इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में क्या क्या इंक्लूड है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा, और ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मेंशन रहेगा ताकि आप पहचान सकें। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इसका आंसर यही होगा फिर। नेक्स्ट, आर डैश आर सेटअप बाय द सेंट्रल फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ द आईडी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट विच इन्वॉल्व्स द क्वेश्चंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। मतलब नेशनल इंपॉर्टेंस की बात आ गया, मुझे ऑप्शन रीड करने की ज़रूरत नहीं है, इतने समझदार आप खुद है कि आपको देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ मैम यही आंसर है। मतलब आप ऑप्शन मत बोलिए, मुझे मालूम है आंसर क्या है। ठीक है, तभी मैं बताऊंगी नेशनल ट्रिब्यूनल का आंसर है। अब एक बहुत, इससे पहले मैं क्वेश्चन रीड करूँ, एक चीज़ बताना चाहती हूँ। कोड ऑफ डिसिप्लिन और कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट, इसका जो डिफरेंस है ना, बहुत बार पूछा जाता है। कोड ऑफ डिसिप्लिन का और कोड ऑफ कंडक्ट का डिफरेंस, इसके ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है कि कब आया है। तो इससे आप बिल्कुल भी इसको मिस मत करिएगा, इससे रिलेटेड भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी ताकि आपकी वो कंसेप्ट को लेके ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो ये कब आया आप मुझे बताइए, 1958, 1957, 1967 या ऑल ऑफ दीज? क्या आंसर है इसका? तो कोड ऑफ डिसिप्लिन, और ये बहुत बार पूछा गया है 1958 में। आप मुझे बताएंगे 1958 में, और मैंने अभी डिटेल में वीडियो भी अभी जस्ट आपको मिल जाएगा, मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, आपको मिल जाएगा। और उस वीडियो में भी मैंने बताया है कौन सा ऐसा और है। 1958 में बहुत सारी चीज़ें आई थी, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बताया था कि बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है। आप मुझे वो कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडस्ट्रियल कमिटी वॉज set up in 1947, 1957, 1967, all of these। कब हुआ है ये? 110 क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है ए। नॉन स्टैचुरी वेज बोर्ड फर्स्ट सेटअप इन। अब ये बहुत आपको लग रहा है ना कि ये बहुत ईजी आ रही है, ये क्या, ये जो फैक्चुअल है ना, बहुत पूछा जाता है और यही गलत होता है। मैं बता रही हूँ यही गलत होगा आपसे, और कुछ नहीं गलत होगा आपसे, ये आप यही गलत करोगे, तो इसको गलत मत करो, बिल्कुल रट ढालोगे। नॉन स्टैचुरी बोर्ड वेज बोर्ड कब आया है? तो 1958 में आया है, 1957 में आया है, 67 में आया है, कब आया है? तो कब आया है ये? 1958 में।
मैंने अभी कहा था 1958 में बहुत सारी चीज़ें आई थी। फर्स्ट नेशनल कमीशन, अब ये बहुत पूछता है, ठीक है, किसके चेयरमैनशिप में हुआ था। और मैंने इसका आई थिंक मैंने ये वीडियो भी आपको मतलब मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल होगी, नहीं होगा तो मैं फिर से पिन कर दूँगी। बहुत पूछता है फर्स्ट नेशनल कमीशन के बारे में और सेकंड नेशनल कमीशन के बारे में भी, ठीक है, कब बना, कब रिपोर्ट सबमिट की, किसको की, ठीक है। तो आप ज़रूर देखना, ये बहुत मतलब ये दोनों क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये PYQ है, ठीक है। मैं साथ ही साथ ये ऊपर के सभी PYQ ही हैं, ठीक है। मैं बताते चल रही हूँ। फर्स्ट नेशनल कमीशन वॉज सेटअप इन, कब सेटअप हुआ था आप मुझे बताइए। मतलब मुझे आई थिंक मुझे ऑप्शन नहीं बोलना चाहिए, है ना, बेइज्जती हो जाएगी फिर तो, किसी आपकी नहीं मेरी, ठीक है। 1969 में। सेकंड नेशनल कमीशन कब सेटअप हुआ है बताइए। सेकंड नेशनल 2002 में, 2002। नाउ नेक्स्ट, Dash is viewed as an industrial democracy based on the principle of equity and equality and voluntarism. Work committee, worker participation in management, both A and B, none of these. क्या आंसर है according to you? Do let me know live. चलिए, तो इसका क्या है, वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ठीक है। अभी मैंने जस्ट वीडियो डिटेल में भी बताया, आपको समझाया, आप वो चेक करिए। साथ ही साथ मैंने बताया है, आप मुझे कमेंट करके बताइए इतना देखने के बाद कि ये बाइपोटाइट बॉडी है वर्क कमेटी या ट्राइपोटाइट बॉडी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डैश इन्वॉल्व्स द क्रिटिकल एक्टिविटी ऑफ नेगोशिएशन वेयर ईच साइड हैज सम पावर टू अप्लाई sanctions over the other. कलेक्टिव बार्गेनिंग सिस्टम अप्रोच, बोथ A and B, ऑल ऑफ दिस। क्या आंसर है इसका मुझे बताइए। तो इसका आंसर है कलेक्टिव बार्गेनिंग। चलिए नेक्स्ट, यूजिंग एम्प्लॉई स्ट्रैटेजिकली टू मीट द शिफ्टिंग डिमांड्स ऑफ द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इन टर्म ऑफ टाइम, कॉन्ट्रैक्ट एंड स्किल। तो क्या होगा, फ्लेक्सिबल, क्या ये फ्लेक्सिबल वर्किंग टाइम है, फ्री टाइम है, बोथ A and B, ऑल ऑफ दिस। क्या आंसर है इसका बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 116, तो इसका है फ्लेक्सिबल वर्किंग टाइम। नाउ नेक्स्ट, डिफरेंट डिग्रीज एंड फॉर्म ऑफ लेबर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट इज। क्या है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, प्रॉब्लम शेयरिंग है, जॉइंट कंसल्टेशन है, WPM, ठीक है, वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दिस। क्या आंसर है इसका, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ। वर्क कमेटी सेटअप इन, अब देखिए आप समझ सकते हैं ना कितनी बार वर्क कमेटी, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको पूरा पढ़ना और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन से ही आपका रिवीजन हो जा रहा है। अगर आपने डिटेल में स्टडी नहीं भी किया है ना तो भी आपको मालूम चल जाएगा, मतलब आपका क्वेश्चन बन जाएगा, डोंट वरी आप। लेकिन हाँ, इसको करिए और जो मैं वीडियोस आपको दे रही हूँ बनाकर लेक्चर्स के, आप उसको भी कवर कर लीजिए, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, वर्क कमेटी कब सेटअप हुई है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है। 1947 में। नो, जो मैंने कहा था उसका तो यहीं पर है ये क्वेश्चन। चलिए, आपको उस वीडियो पे नहीं भी जाना होगा तो कोई बात नहीं, यहीं पे बता दे रही हूँ। जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल वॉज सेटअप इन, कब सेटअप हुआ है, 1947, 58, 67, ऑल ऑफ द अबव। कब हुआ है आप मुझे बताइए। मतलब बच गए आप, हाँ, 30 मिनट की वीडियो से आप बच गए। फिर भी मजाक को साइड में रखते हुए उसमें बहुत सारे और कॉन्सेप्ट है, आप उसे देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है GMC वर्क कमेटी, इसको स्किप मत करिए। ईयर पूछ सकता है, सीक्वेंस पूछ सकता है, क्या बाइपोटाइट है, ट्राइपोटाइट है, ये भी पूछ सकता है। तो चलिए अब मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए वीडियो पॉज करके कि क्या जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल बाइपोटाइट है या ट्राइपोटाइट बॉडी है। चलिए, अब बोर्ड लेवल पार्टिसिपेशन कब सेटअप हुई है, 1947 में, 1970 में, 1967 में, कब सेटअप हुई है आप मुझे अपने दिमाग से बताइए। तो 1970 में, बहुत बार ये भी पूछा गया है। शॉप काउंसिल एंड जॉइंट काउंसिल अंडर ओल्ड 20 पॉइंट प्रोग्राम वॉज सेटअप इन, कब हुआ, 1947 में, 67 में, 1975 में, ऑल ऑफ दिस में। एक ट्रिक अभी बताऊंगी मैं आपको, 1975 में हुआ वो तो चलो ठीक है आंसर इसका। देखिए, जो सेटअप वाला होता है उसका आंसर कभी ऑल ऑफ दिस हो ही नहीं सकता है कि कोई भी चीज़, आप क्या लगता है, कॉमन सेंस है, नहीं तो दिमाग कॉमन सेंस से आप कर सकते हैं कि
मतलब आपको क्या लगता है 100 ये चीज़ आपको 47 में हो जाएगी, 75 में भी हो जाएगी? और कुछ महानुभाव जो होता है ना, वो ऑल ऑफ दिस पे भी टिक कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है सरकारी ऑप्शन है, और सरकारी ऑप्शन हमेशा सही नहीं होता है। और अब जो पेपर्स आ रहे हैं ना, उसमें एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात करूँगी, थोड़ा सा टाइम दूंगी। जो असर्शन रीजनिंग हम सरकारी लगाते थे ना ऑप्शन, आप सबको पता है ना उसका सरकारी ऑप्शन क्या है? सी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो, ये गलती मत करिए। अगर आपको जेआरएफ चाहिए, अगर आपको जेआरएफ चाहिए या फिर आपको पीएसयू में सिलेक्शन चाहिए, तो मैं कहूँगी अपनी जो है टाइम को ख़राब ना करिएगा। आप इस तरीके के तुक्केबाजी में बिल्कुल भी नहीं, नो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, यूनिट काउंसिल एंड जॉइंट काउंसिल इन कमर्शियल एंड सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन इन द पब्लिक सेक्टर वॉज सेटअप इन, कब सेटअप हुआ है ये बताइए मुझे। क्या ये 1977 में सेटअप हुआ है, 1957 में, 67 में, कब सेटअप हुआ है? तो ये आपका 1977 में सेटअप हुआ। चलिए नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल ऑफ एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। और आप मुझे बताएंगे कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या होती है। मतलब आप सोचोगे सब हम ही बता दें मैम, फिर आप किस लिए हो? हैं? कुछ आप भी बताइए, कुछ आप भी सर्च करिए, ठीक है, ताकि आपकी नॉलेज इन्हांस हो। अचानक से कोई पूछता हमसे ना, मतलब अभी मैं रेंडम आपसे पूछ लूँ कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, 2 एग्जाम्पल बताओ, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। मतलब ये तो मैं ज़्यादा ही मान के चल रही हूँ, 70% नहीं बता पाएंगे। मतलब 30 को मैं छोड़ रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता, रैंडम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, और ये मैं कोई बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ये मैं बता रही हूँ कॉमन प्रॉब्लम है कि हम ये नहीं देखते हैं ना कि कॉन्सेप्ट क्या है, हम बस रट लेते हैं। और अब ये मत कहिएगा कि मैम आपने खुद कहा था रट लो, अब कह रही हैं ऐसा। लेकिन हाँ, आपको कुछ चीज़ें तो पता होनी चाहिए। अभी जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रही हूँ, ये क्वेश्चन एमबीए के स्टूडेंट्स की नहीं है जिन्हें मैं पढ़ाती हूँ, बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए नहीं जिन्हें मैं पढ़ाती हूँ। उन्हें जब मैं पढ़ाऊंगी ना, तो उन्हें पूरा इन डेप्थ तरीके से बताऊंगी मैं, ऐसा कि उनको एक्सप्लेन करने वाला पैटर्न। अब आपको तो फिर से ग्रेजुएशन करना नहीं है, आपको तो फिर से मास्टर्स करना नहीं है, आपको तो पीएचडी इसमें, इस क्वेश्चन में तो पीएचडी करनी नहीं है। तो आपको ऐसा करना है कि आप बस आइडेंटिफाई कर लो। लेकिन अगर आप इंटरव्यू वगैरह के लिए भी प्रिपेयर मतलब कर ही रहे होगे, एग्जाम कर दे रहे हो, तो इंटरव्यूज़, प्लीज़ इंटरव्यूज़ में ये सब ध्यान देने वाली बात है कि आपको एटलीस्ट मालूम होना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये मतलब बोर्ड काउंसिल्स क्या काम करती हैं, बाईपेटाइट ट्राईपेटाइट बॉडीज़ क्या होती हैं, वह कमेटी बनी क्यों, सेफ्टी कमेटी बनी क्यों, ठीक है, इंडिया में इसकी ज़रूरत क्या है, ये सब भी आपको बताना चाहिए। थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा भी बताती रहती हूँ ताकि आपकी मतलब ऑब्वियसली हेल्प हो सके। चलिए एक बार और इसका आंसर मार्क कर देती हूँ मैं। 123 का है सी। नाउ वर्मा कमेटी 1977 was set up under the chairmanship of, और ये क्वेश्चन ना आई थिंक इट वाज आस्क्ड इन 2020। मुझे मतलब लग रहा है कि मुझे सही से याद है कि 2020 में पूछा गया है या 2021 में। तो बिल्कुल मुझे लग रहा है इन्हीं दोनों सालों में किसी एक ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि हाँ, इन्हीं 2 ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। कब किसके अंडर चेयरमैनशिप में, क्या डुल्लब थे, डे लियोडर थे, ऑल ऑफ द अबव रविंद्र वर्मा थे। अब 2 ऑप्शन तो मतलब इजीली आप मतलब एलिमिनेट कर सकते हो। अब यहीं पे एलिमिनेशन टेक्निक काम आती है, तो लगाइए अपनी एलिमिनेशन टेक्निक। पर डुल्लब आपको लगता है कि इनका कोई लेना देना है? डुल्लब और वर्मा मतलब कश्मीर और कन्याकुमारी का कोई लेना देना है क्या है? वर्मा कमेटी और डुल्लब क्या कर रहे हैं उसमें, योडर क्या कर सकते हैं उसमें? तो और ये तो वैसे ही चला गया। तो आपको दिमाग से आपको मालूम चल जाएगा इसका आंसर क्या है, रविंद्र वर्मा। चलिए नेक्स्ट, आईएलओ वॉज स्टैब्लिश। अब आईएलओ जो टॉपिक है ना, आईएलओ जो टॉपिक है वो तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना अगर आपने स्किप किया तो मतलब मैं बता रही हूँ आपका 2-3 क्वेश्चन तो काम से जाएगा। ऐसा हो सकता है कि ना पूछा जाए, पर कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे वो पूछ ही लेता है आपसे। ठीक है, तो कब स्टैब्लिश हुआ है आपको बताना है। चलिए मुझे बताइए, इस बार मैं ऑप्शन नहीं बोलने वाली। चलिए मुझे फटाफट बताइए। अच्छा चलिए बोल देती हूँ, 1999, 1957, 1967 या ऑल ऑफ दिस। अभी मैंने ट्रिक भी बताया था इसका। इसके ऑप्शन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उस पर रखते हैं,
बाद में से सॉल्व करेंगे। 125 अब मैं एक बार नोट कर लेती हूँ, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। एक मिनट, एक सेकंड मैं नोट कर लूँ। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो मैं इसको सही कर देती हूँ क्योंकि मुझे लगा कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। ये आया था आपका 1919, ठीक है। तो ये मैं क्रॉस कर देती हूँ आपके लिए, एक मिनट, ताकि आपसे गड़बड़ ना हो। सॉरी, प्रिंटिंग मिस्टेक थी ये, ना करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट। द एम्प्लॉयर ऑफ एवरी इंडस्ट्रियल यूनिट एम्प्लॉइंग dash or more workmen is required to constitute a shop council for each department। तो कब होगा? 100 पे, 500 पे, या फिर 1000 पे, या ऑल ऑफ दिस पे। और ये बात ध्यान देना कि पूछ क्या था, मतलब 1000 देख के एकदम से खुश नहीं हो जाना, मैं पहले ही बता रही हूँ, ठीक है। आपको जो ऑप्शन आपने रटा हुआ है या देखा हुआ तो आपको लगता है वही सही है, बल्कि ऐसा नहीं होता है कि वो सही हो। 1000 पे आता सेफ्टी 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 है, सेफ्टी ऑफिसर, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको ध्यान से करना है, यही कंपटीशन से आपको बाहर कर सकता है। चलिए, द स्कीम्स अप्लाइज टू द यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग इंडस्ट्री इन द पब्लिक, प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स। तो क्या वो वर्क कमेटी है, जेएमसी है, शॉप काउंसिल है, जॉइंट काउंसिल है? इसका आंसर क्या है मुझे बताइए फटाफट से। तो इसका आंसर है शॉप काउंसिल। चलिए, ए डैश वॉज सेटअप इन ईच यूनिट द ऑर्गेनाइजेशन सर्व एम्प्लॉइंग 100 और मोर पर्सन टू डिस्कस डे टू डे प्रॉब्लम एंड फाइंड सोल्यूशन। बहुत आसान है, आपको जस्ट मतलब बहुत ईजी है। वर्क कमेटी, जेएमसी, यूनिट काउंसिल, जॉइंट काउंसिल, क्या आंसर है? डू लेट मी नो। चलिए, इसका आंसर मैं आपके लिए नहीं, चलिए इसका आंसर मैं आपके लिए नहीं रखती हूँ, मैं बता दूंगी। आई थिंक इसमें कुछ मतलब आगे की स्लाइड्स में मुझे लग रहा है कि मुझे करेक्ट करना पड़ेगा, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं, तो यहीं तक रखते हैं। एंड आगे हम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। और अभी जो वीडियो अब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको पिन कर दूंगी, आप जाके ज़रूर चेक करिए। अभी आज हमने 128 क्वेश्चन, आई थिंक हाँ 128 से फिर हम कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम बिल्कुल करीब आ गए हैं और 300 का आपका क्वेश्चन का सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा। पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद मैं लगातार PYQ आपको अलग अलग से नहीं, पूरा क्वेश्चन पेपर ही सॉल्व करा दूंगी, जो कम टाइम क्योंकि बचा हुआ है। बाकी जो दिसंबर में पेपर देने वाले हैं, जो मेरे साथ आगे जुड़े रहेंगे, आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए, उनके लिए मैं कोशिश करूँगी कि इस बार क्योंकि आई एम सो सॉरी, मैं बार बार यही बात बोलती हूँ, थोड़ा टाइम कम रहता है मेरे पास, बट मैं ट्राई करूँगी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एक सीक्वेंस में आपको पढ़ाया जाए, ताकि आपको समझ में आए। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए।